नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कानूनी चर्चा में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एडवोकेट कुमकुम शुक्ला जी, गोपाल गुप्ता जी। तो आइए शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम कानूनी चर्चा। मैडम, आप पूछिए, क्या सवाल आपको पूछना है। आज आप सवाल पूछ सकती हैं और उसका जवाब हम देंगे। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि यदि कोई महिला अपने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा से संबंधित कोई तहरीर थाने पर देती है तो क्या उसमें एफआईआर दर्ज होती है? देखिए, ऐसा होता है, घरेलू हिंसा में कोई महिला तहरीर देना चाहती है तो वो महिला थाने में जाती है। उनके लिए एक थाना बनाया हुआ है कि वो महिला थाने में जाएं, वहां अपनी शिकायत दर्ज करें। अब होता क्या है कि इसमें जब महिला शिकायत देती है महिला थाने में, तो ज्यादातर महिला के पति को बुलाया जाता है। उनके बीच जो मतभेद होते हैं उनको दूर किया जाता है और कोशिश यही की जाती है कि परिवार ना टूटे। यदि उसके बावजूद भी समझौता नहीं हो पाता है तो एफआईआर दर्ज हो जाती है। सर, हमारा अगला सवाल है कि यदि कोई महिला घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज करवाती है और उसके बाद में उसके पति से या उसके पारिवारिक लोगों से जिन पर उसने मुकदमा दर्ज करवाया है उनसे समझौता हो जाता है, तो वो क्या उसी घर में उनके साथ रहकर उस मुकदमे को खत्म कर सकती है? बिल्कुल, जब समझौता हो जाता है कोर्ट में तो मुकदमा ऑटोमेटिक वहीं पर खत्म हो जाता है। हमारे साथ गोपाल गुप्ता जी भी हैं। गोपाल जी, कोई सवाल हो आपके मन में तो आप भी वह सवाल पूछें। गोपाल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आ रही है सर। जी सर, एनसीआर का मतलब क्या होता है सर? देखिए, एनसीआर होता है जो छोटे मोटे मामले होते हैं, जैसे आपका मोबाइल चोरी हो जाता है या छोटी मोटी लड़ाई हो जाती है तो पुलिस एनसीआर दर्ज करती है, जिसे सनहा भी कहते हैं। लेकिन उस एनसीआर पर विवेचना नहीं करती है, केवल जांच करती है और उसमें जो है किसी को भी गिरफ्तार नहीं करती है। मैडम, हम आपकी तरफ फिर आएंगे। जिरह के बारे में आप पूछना चाहें तो पूछ सकती हैं कि जिरह कैसे करते हैं। सर, हम ये जानना चाहते हैं इसमें कि कोर्ट में वकील लोग जिरह कैसे करते हैं, उसके लिए उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है और किन किन कागजों की आवश्यकता होती है? देखिए, सबसे पहले जब गवाह कोर्ट में आता है तो उसका जो है चीफ, उनका जो सरकारी वकील होता है, जो अभियोजन पक्ष के वकील होते हैं, वो लिखवाते हैं। अब जिरह करने का जब आपको चांस मिले तो सबसे पहले आप एफआईआर को ध्यान से पढ़ें, 161 के बयानों को पढ़ें, 164 के बयानों को पढ़ें और अपनी एक लिस्ट बनाएं सवालों की, और उन सवालों के आधार पर आप जिरह करें। और यहाँ पर जो मेडिकल रिपोर्ट होती है उसको भी बहुत बारीकी से पढ़ना चाहिए। और कोई सवाल आपका हो तो वो भी आप पूछ लें। सर, हमारा अगला सवाल है, यदि कोई महिला किसी पुरुष पर छेड़छाड़ का झूठा आरोप लगाती है तो क्या वो आरोप उसे सिद्ध करना पड़ता है? देखिए, आरोप लगना अलग बात है और आरोप साबित होना एक अलग बात है। जब भी कोई महिला छेड़छाड़ का आरोप किसी पुरुष पर लगाती है तो सबूत का भार महिला पर होता है। महिला को यह सिद्ध करना पड़ेगा कि छेड़छाड़ हुई, घटना हुई। इन सारी बातों को महिला खुद कोर्ट में सिद्ध करेगी। गोपाल जी, आप और भी कोई सवाल हो तो वो भी आप पूछ लें। नो सर। मैडम, आप और कोई सवाल आपके मन में हो तो आप आज पूछ सकती हैं। यह हमारा खास कार्यक्रम है कानूनी चर्चा। इसमें हम आपके सवालों के जवाब के लिए हाजिर होते हैं। कोई और सवाल हो आप पूछिए। सर, हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो कंप्लेंट केस होता है उसमें किस प्रकार से प्रक्रिया होती है और वो क्यों दर्ज करवाना पड़ता है? देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि पुलिस आपकी नहीं सुनती है। आपने कई बार कोशिश की, आप थाने गई और एसपी के पास भी गई, लेकिन पुलिस ने आपकी एफआईआर दर्ज नहीं की, तो आप कोर्ट में एक परिवाद दायर कर सकती हैं। 2D CRPC के अंतर्गत इसका प्रावधान है। जब आप परिवाद दायर करेंगी तो सबसे पहले वादी का बयान,
200 के अंतर्गत। उसके बाद जो गवाह आपके हैं उनके बयान दर्ज होंगे, उसके बाद आरोपी की तलबी हो जाती है। क्या इसमें मुकदमा खारिज भी हो सकता है बयानों के दौरान? देखिए, पावर तो है मजिस्ट्रेट को कि यदि आपके बयान और आपके गवाहों के बयान दर्ज होने के बाद उसे लगता है कि मामला चलाने लायक नहीं है तो बात को खारिज भी किया जा सकता है। जी। और कोई सवाल? नहीं सर। तो ये था हमारा खास कार्यक्रम कानूनी चर्चा। हम फिर हाजिर होंगे आपके सवालों के जवाब के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।